इस कहानी के शुरुआत में हमें 13 जून 1980 को एक जगह क्रिस्टल लेक था उसे दिखाया जाता है। वहीं पर हम एक लड़की को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा डरी और घबराई हुई थी क्योंकि वो किसी से अपनी जान बचाकर भाग रही थी। वो लड़की जिससे बचकर भाग रही थी वो भी एक लेडी ही थी जो उसकी जान लेने पर उतर गई थी, और ये लेडी कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ थी जो उसे मारने के लिए आई थी। अभी वो जैसे ही अपनी बेटी को मार पाती उससे पहले ही वो लड़की अपनी मदर को ही एक बड़े से शॉर्ट नाइफ से मारकर उसका सर ही उसके धड़ से अलग कर देती है। अपनी मदर को मरा हुआ देखकर जेसन वहां पर आता है और उस नाइफ को उठाकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम जंगल में 5 फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि उसी एरिया यानी क्रिस्टल लेक की एरिया में किसी खास किस्म प्लांट की तलाश में आए हुए थे। उनमें से एक लड़की का नाम विटनी था और बाकी सब उसके फ्रेंड्स थे। रात बिताने के लिए वो लोग वहाँ पर कैंप लगा लेते हैं। उन फ्रेंड्स में एक लड़का उन लोगों को जेसन और वहाँ पर होने वाले बहुत सारे मर्डर्स के बारे में बताता है, लेकिन वे सभी उसकी इस बात को हल्के में ले लेते हैं, यह सोचते हुए कि वो बस एक कहानी थी क्योंकि वो रियल नहीं था। विटनी काफी परेशान होती है क्योंकि उसकी मदर को कैंसर था और वो अपने मॉम को अकेले ही घर पर छोड़कर अपने फ्रेंड्स के साथ आ गई थी। उसका दिल बहलाने के लिए उसका फ्रेंड उसे घुमाने के लिए ले जाता है और उनका वो फ्रेंड भी वहाँ से कहीं चला जाता है जो अभी अभी उन्हें जेसन की स्टोरी सुना रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे वो प्लांट्स मिल जाते हैं और उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आना पड़ गया था। लेकिन तभी वो उसी समय वहीं पर एक मास्क पहने खड़े आदमी को भी देखता है और वो कोई और नहीं बल्कि जेसन ही था और वो उसे वहीं पर जान से मार डालता है। विटनी और उसका फ्रेंड चलते चलते कैंप क्रिस्टल तक पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्हें एक काफी वीरान सी पड़ी हुई घर दिखाई देती है। अंदर जाकर चेक करने पर उन्हें बहुत सारे पुरानी चीजें नजर आते हैं। उन्हीं पुरानी चीजों में उन दोनों को एक लॉकेट भी मिलता है जिसमें जेसन और उसकी मदर की पिक्चर्स थीं, जिससे यह साफ साफ मालूम हो जाता है कि अभी वो दोनों जहां पर खड़े हैं वो जेसन का ही घर था। और यहाँ पर एक बात ये पता चलता है कि विटनी का चेहरा काफी हद तक जेसन की मदर से ही मिलता जुलता था। वहीं पर एक बेबी का रूम भी मिलता है जिसके बेड पर जेसन का नाम लिखा हुआ था। दूसरी तरफ विटनी की फ्रेंड को टेंट के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है और वो समझते हैं कि शायद उनका फ्रेंड उनके साथ प्रैंक कर रहा है, लेकिन असल में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। इसीलिए यह देखने के लिए कि कौन है वो बाहर चेक करने के लिए जाता है। वो मेल अपने फ्रेंड को ढूंढते ढूंढते उन्हीं प्लांट्स के पास आ जाता है जिनकी वो तलाश में तभी वहीं पर उसे अपनी फ्रेंड की लाइट मिल जाती है। यहीं पर हमें एक अजीब सा सीन देखने को भी मिलता है। वहाँ पर उसके फ्रेंड की ईयरफोन भी थे, उसके साथ उसका कटा हुआ कान भी था कि तभी वो वहीं पर अपने दोस्त की डेड बॉडी को भी देखता है। उसे देखकर वो काफी घबरा जाता है और वहाँ से भागते हुए कैंप की तरफ आ जाता है। लेकिन कैंप भी अब किसी खतरे से खाली तो बिल्कुल भी नहीं था। कैंप में आते ही वो देखता है कि उसकी फ्रेंड को एक ब्लैंकेट में लपेटकर आग के ऊपर पेड़ के साथ बांध कर लटकाया गया होता है। वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन खुद वो एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस जाता है जिससे वो काफी इंजर्ड हो जाता है। वो खुद को ट्रैप से आजाद करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन इसी कोशिश के दौरान उसकी फ्रेंड आग में जलकर मर जाती है। लेकिन वो फिर भी वो खुद को उस ट्रैप से आजाद नहीं कर पाता। विटनी और उसका फ्रेंड एक रूम में पहुंचते हैं जहां पर किसी ने काफी अजीब तरीकों से एक श्राइन बनाया हुआ था और उसके अंदर कुछ रखा हुआ था। विटनी का फ्रेंड जब उसे बाहर निकालता है तब वो दोनों देखते हैं कि वो किसी का सर है और वो सर किसी और का नहीं बल्कि जेसन की मदर का ही था। जेसन उसकी वर्कशिप कर रहा था कि तभी अचानक से वहाँ एक डोर लॉक्ड हो जाती है। विटनी का फ्रेंड ये चेक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है कि दरवाजे के बाहर कौन है। तभी बेसमेंट से जेसन अपने बड़े से शॉर्ट नाइफ से मारना शुरू कर देता है। विटनी का फ्रेंड उस अटैक से बचने का बहुत कोशिश करता है लेकिन बार बार उसे उस शॉर्ट नाइफ लग जाती है जिससे वो काफी इंजर्ड हो जाता है। विटनी उसे बाथटब में खींचने की कोशिश करती है लेकिन जेसन उस फ्लोर को तोड़कर विटनी के फ्रेंड को नीचे की तरफ खींच लेता है। मौका पाते ही विटनी वहाँ से भागने लगती है कि तभी जेसन उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। इधर विटनी वापस अपने कैंप पर पहुंचकर देखती है कि उसकी फीमेल फ्रेंड आग में झुलसकर मर चुकी है लेकिन एक मेल फ्रेंड अभी तक जिंदा है जो कि उस ट्रैप में फंसा हुआ था। विटनी यह देखकर उसे आजाद करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वह ट्रैप इतनी आसानी से खुलने वाला तो नहीं था। उसी समय जेसन भी वहाँ पर आ जाता है और ट्रैप में फंसे हुए लड़के पर अपने शॉर्ट नाइफ से अटैक करके उसे जान से मार डालता है और विटनी उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन जेसन उसके तरफ भी अपने शॉर्ट नाइफ से दे मारता है। लेकिन विटनी यहाँ पर बच पाती है या नहीं यह हमें नहीं दिखाया जाता। यहाँ से यह कहानी सीधा 6 वीक आगे की तरफ जाती है जहाँ पर कुछ फ्रेंड्स उसी एरिया यानी क्रिस्टल लेक एरिया में जा रहे थे। रास्ते में वो सभी एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। वहीं पर हम एक लड़का क्ले को देखते हैं जो कि अपने मिसिंग सिस्टर को खोजने के लिए आया हुआ था।
मिसिंग नोट को देखकर पता चलता है कि असल में क्ले विटनी का भाई था और वो अपनी बहन को ढूंढने के लिए इस एरिया में आया हुआ था। ट्रेंट जो कि क्ले को टोक देता है क्योंकि वो पीछे काउंटर पर काफी देर से खड़ा था और इसके अलावा ट्रेंट काफी रिजिड भी था। अब सारा सामान परचेज कर लेने के बाद वे सभी अपने जर्नी पर निकल लेते हैं और फाइनली ट्रेंट के घर पर पहुंच जाते हैं, जबकि इधर क्ले भी अपनी सिस्टर की तलाश जारी रखता है और वहीं पर उसे एक पुलिस ऑफिसर मिलता है। असल में विटनी का केस उसी ऑफिसर को देखने के लिए कहा गया था, लेकिन विटनी का कोई अता पता न मिलने की वजह से वो उस केस को क्लोज कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि इस एरिया में लोगों का गायब हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर हर आए दिन कोई ना कोई मिसिंग हो ही जाता है। वो पुलिस ऑफिसर क्ले से कहने लगता है कि विटनी शायद अपने फ्रेंड के साथ भाग गई होगी। तब क्ले कहता है कि मेरी बहन ऐसी नहीं थी। इसके बाद एक घर पर जाता है जहाँ पर वो एक अजीब नेचर की बूढ़ी औरत से मिलता है। मिसिंग नोट को देखते ही वो यह कह देती है कि उसकी बहन मर चुकी है। वो उसे बताती है कि लोग काफी दूर दूर से यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और किसी ट्रबल में फंसकर गायब हो जाते हैं, मर जाते हैं, और हम भी सुकून से रहना चाहते हैं। और वो भी किसी और के बारे में नहीं बल्कि जेसन के बारे में ही बात कर रही होती है। यहाँ से क्ले आगे बढ़ता है और एक स्टोर हाउस में जाता है। वहाँ की वर्कर से वो विटनी के बारे में पूछता है, लेकिन वहाँ पर भी उसके कुछ भी हाथ नहीं लग पाता। दूसरी तरफ ट्रेंट के घर पर सभी फ्रेंड्स काफी एंजॉय कर रहे थे। उसी स्टोर हाउस में वर्कर को किसी की अजीब तरीके की आवाज सुनाई दे पड़ती है। वो चेक करने के लिए तो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर जेसन आ जाता है और वो उसे पीछे से पकड़ लेता है। अपनी जान बचाने की कोशिश में वो वर्कर जेसन के फेस से उसका मास्क हटा देता है और उसका इतना ज्यादा भयानक सी चेहरे को देखकर उस वर्कर की तो हवा टाइट हो जाती है और जेसन उसका गला काटकर उसकी जाने ही ले लेता है। जेसन अपना मास्क पहनने लगता है, तभी उस वहाँ पर एक क्रिपी सा दिखने वाला टेरिफाइंग मास्क दिखाई देता है। वो उसे पहनकर अपने अगले शिकार के लिए निकल पड़ता है। क्ले और जेना जंगल में पहुंचते हैं जो कि लेक के पास ही था और वहाँ पर क्ले को एक जीपीएस दिखाई देता है। उसे उठाकर क्ले अपने बैग में डाल लेता है। वो दोनों फ्रेंड्स लेक तक पहुंचकर बोटिंग करना शुरू कर देते हैं। बोटिंग करते समय बैलेंस खराब होने की वजह से वो लड़की पानी में गिर जाती है और उसका फ्रेंड बोट को घुमाकर उसके तरफ ला रहा था कि तभी अचानक से एक तीर आकर सीधा उस लड़के के सर में लग जाती है और वो मर जाता है। बोट उस लड़की की तरफ बढ़ने लगती है और उसके सर को टच करके गुजर जाती है, जिससे उसके सर पर चोट लग जाती है कि तभी वो जेसन को देखती है जो कि किनारे पर खड़ा हुआ था और अपने शॉर्ट नाइफ को निकाल लेता है। उससे बचने के लिए वो लड़की जल्दी से वहाँ से भागकर ब्रिज के नीचे छुप जाती है और उसे ढूंढते ढूंढते जेसन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उस लड़की को ब्रिज पर ढूंढने लगता है। कुछ देर के बाद जेसन वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते वो उस लड़की के सर में शॉर्ट नाइफ घुसाकर उसे जान से मार डालता है। क्ले और जेना जेसन के घर तक पहुँच जाते हैं और अंदर जाकर उसके घर को चेक करने लगते हैं और वहाँ पर उन्हें पुरानी चीजों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। इसीलिए वो बाहर आ जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर किसी की चलने की आवाज सुनाई देती है और डर कर जल्दी से जाकर छुप जाते हैं। वो देखते हैं जेसन किसी को बॉडी को अपने कंधे पर उठाए हुए आ रहा था और उस डेड बॉडी को उन दोनों के सामने ही फेंक देता है। जेसन को वहाँ पर क्ले का बैग मिल जाता है, जिससे वो फौरन समझ जाता है कि वहाँ पर कोई ना कोई तो जरूर आया हुआ है। इसीलिए जेसन उन्हें वहाँ पर ढूंढने लगता है और जब वो उसे नहीं मिलते तब वो उस डेड बॉडी और क्ले की बैग को लेकर वहाँ से चला जाता है। जेसन के वहाँ से जाते ही वो दोनों भी वहाँ से भाग जाते हैं ताकि वो अपने बाकी के फ्रेंड्स उसके बारे में बता सके। भागते भागते वो बिछाए हुए एक रस्सी से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से उसके बेसमेंट में लाइट जल जाती है और यहाँ पर बेल्स बजना शुरू हो जाता है। वहीं बेसमेंट में काफी ज्यादा टर्नल भी थे और यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि ये वही एक सिग्नल्स था जिससे जेसन को यह पता चल जाता था कि कोई वहाँ पर आया हुआ है। बेसमेंट में हम देख पाते हैं कि उसने विटनी को अभी तक कैद करके रखा हुआ है और उसे ना मारने और उसे जिंदा रखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि उसकी शकल उसकी मदर से मैच होती थी। कुछ टाइम के बाद जेसन अपने बेसमेंट में आता है और क्ले की बैग को वहाँ पर फेंक कर वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद विटनी उस बैग को चेक करती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसका भाई उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया है। उसे उसी बैग से वो जीपीएस भी मिल जाता है, जिसे तोड़कर उसमें से एक पिन को बाहर निकाल लेती है और उस पिन से अपने लॉक को खोलने की कोशिश करने लगती है। क्ले और जेना रास्ता ढूंढते हुए वहाँ से भाग रहे थे कि तभी जेसन के नजरों में दोनों आ जाते हैं और वो उनका पीछा
पीछा करने लगता है। केविन में ट्रेंट के फ्रेंड से उसके फादर की चेयर टूट जाती है, जिस पर ट्रेंट काफी गुस्सा करते हुए उससे कहने लगता है कि वो उस चेयर को जोड़े। इसीलिए वो उस चेयर को जोड़ने के लिए वो फ्रेंड टूल हाउस में कुछ टूल्स देखने के लिए जाता है। इतने ही देर में उस घर में क्ले और जेना भी पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचते ही क्ले पुलिस को कॉल लगा देता है और वहां उधर वो फ्रेंड जो टूल हाउस में गया था वो वहां पर बास्केटबॉल खेलने लगता है और तभी वहां पर जेसन आ जाता है और वो उनकी उस फ्रेंड को भी मार डालता है। इतने ही देर में उस घर की लाइट भी चली जाती है और तभी उनका एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड को बचाने के लिए बाहर जाने लगता है और जैसे ही वो टूल हाउस में जाता है कि तभी अचानक से जेसन उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। जेसन उसे पकड़ने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो तो बहुत ही ज्यादा फुर्तीला होता है और वो उससे बचकर वहां से भाग जाता है और तभी वहीं पर जेसन रखी हुई एक्स को उठाता है और सीधा उसकी तरफ फेंकता है और वो आकर उसके पीठ पर लगती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उस आवाज को उसके बाकी के फ्रेंड्स भी सुन लेते हैं। लेकिन क्ले सबको बाहर जाने से मना कर देता है। उसे पता था कि जेसन उनके लिए उनके उस फ्रेंड को यूज कर रहा है। यह सोचते हुए उसे बचाने के लिए उसके बाकी के फ्रेंड्स भी वहां पर आएंगे और जब कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता तब जेसन उसे जान से मार डालता है। ट्रेंट गन लेने के लिए अपने रूम में जाता है और उसकी फ्रेंड भी उसके पीछे ही जाती है लेकिन जेसन उसे पकड़कर उसे वहीं पर जान से मार डालता है कि तभी उसी समय वो पुलिस ऑफिसर भी वहां पर आ चुका था और जेसन उसे भी देख लेता है। वो पुलिस ऑफिसर दरवाजे पर नॉक करता है और जेना दरवाजा खोलने के लिए आती है लेकिन इससे पहले कि दरवाजा खुलता जेसन उस पुलिस ऑफिसर को भी मौत का नींद सुला देता है, उसे जान से मार देता है। डरते हुए वो लोग ऊपर की तरफ चले जाते हैं और अपने फ्रेंड की डेड बॉडी को देखकर वो समझ गए थे कि इस घर का कोई भी हिस्सा अब इनके लिए खतरे से खाली नहीं है और वो भागकर जल्दी से बाहर आ जाते हैं। ट्रेंट उस पुलिस ऑफिसर की कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन तभी जेसन उनके फ्रेंड्स की डेड बॉडीज को उस कार पर फेंक देता है। वो तीनों वहां से भागने लगते हैं। क्ले और जेना एक तरफ भागते हैं और ट्रेंट दूसरी तरफ भागता है। जल्दबाजी में ट्रेंट की गन भी कहीं पर गिर जाती है। वो काफी ढूंढता है लेकिन उसे उसकी गन नहीं मिलती और वो भागते भागते मेन रोड तक भी आ जाता है और वहां पर उसकी हेल्प के लिए एक ट्रक भी रुक जाती है लेकिन यहाँ पर उसे डाउट होने लगता है कि कहीं उस ट्रक में जेसन तो मौजूद नहीं है लेकिन जेसन तो उसके पीछे ही खड़ा था और जेसन शॉर्ट नाइफ उसके अंदर घुसाकर उसे हवा से लटका देता है और ट्रक में लगी हुई स्पाइक्स में उसे घुसा देता है और ट्रक ड्राइवर उसे उन्हीं स्पाइक्स में लगा हुआ वहां से ले जाता है। क्ले और जेना भागते भागते एक बार फिर से जेसन के घर में आ जाते हैं और इस बार उनकी आने की आहट विटनी भी सुन जाती है और हेल्प के लिए चिल्लाने लग जाती है और उसकी आवाज को क्ले भी सुन लेता है। वो बेसमेंट में एक दूसरे को बचाने के लिए जाते हैं और सिबलिंग्स एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और क्ले एक हथौड़े से उसकी हाथ में बांधा हुआ जंजीर को तोड़ने लगता है। इतने ही देर में जेसन भी वहां पर आ जाता है लेकिन उसके वहां पर आने से पहले ही वो उसके हैंड्सकप को खोल लेते हैं और तीनों वहां से भाग जाते हैं। जेसन वहां पर आता है और जब वो देखता है कि विटनी वहां पर नहीं है तब वो गुस्से से पागल हो जाता है और वो उन तीनों का पीछा करने लगता है। वो लोग भी बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढ चुके थे। अब क्ले और विटनी तो बाहर निकल जाते हैं लेकिन जेना नहीं निकल पाती और जेसन उसे जान से मार डालता है। क्ले और विटनी वहां से सीधा आगे की तरफ बढ़ते हैं। असल में बाहर निकलने का रास्ता एक टूटी हुई बस था। क्ले बाहर निकलकर विटनी को भी बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन जेसन वहां पर आ जाता है और क्ले को पकड़कर बस के विंडो में उसके सर को देकर मारता है। फिर जेसन बस के अंदर जैसे ही जाता है उसी समय विटनी छुप जाती है और जैसे ही जेसन उसके सामने आता है वो उसे पैर मारकर उसे बेसमेंट में गिरा देती है। क्ले उसे बाहर निकाल लेता है और फौरन वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। वो उसी स्टोर हाउस में आते हैं और क्ले विटनी को छुपाकर खुद किसी तरह का हथियार को ढूंढने लगता है कि तभी अचानक से जेसन वहां पर आकर उसे पकड़ लेता है और ग्राइंडर में उसका सर को देकर उसे मारने की कोशिश करता है कि तभी वहां पर विटनी आकर जेसन को उसके नाम से बुलाती है जिससे थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। विटनी उसे उसकी मदर का लॉकेट दिखाती है और वो क्ले को छोड़ देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर क्ले जल्दी से उसके गर्दन में एक चेन को लपेट देता है और विटनी उस चेन को ग्राइंडर में फेंक देती है। चेन खींचने की वजह से जेसन फांसी
फांसी की तरह लटक जाता है। जेसन किसी तरह ग्राइंडर के पास आ जाता है, लेकिन वो फिर भी खुद को रोक लेता है। यह सब देखते हुए विटनी उसकी ही शॉर्ट नाइफ उसके अंदर घुसाकर उसे मार डालती है और वो दोनों उसकी डेड बॉडी को उसी लेक में फेंक देते हैं। यहाँ पर अब इन्हें लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है और तभी जेसन पानी से निकलकर विटनी को पकड़ लेता है। और इसी के साथ ये कहानी, यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।